एक शापित अप्सरा की बेटी और राजा का प्रेम, गोल्डन लोटस मिस्ट्री, इमोशनल हिंदी स्टोरी। राजा के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो सफेद हंसनी की तरफ देखता रह गया। अपने जीवन में वो पहली बार एक बोलने वाली हंसनी देख रहा था। कौतूहलवश राजा सफेद हंसनी की तरफ देखते हुए हैरानी में बोला, क्या तुम बोल सकती हो? हंसनी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर राजा ने हंसनी की कही बातों पर गौर किया। उस हंसनी ने राजा से ऐसा क्यों कहा कि मालिनी उसे जल्द ही मिल जाएगी? क्या वो मालिनी का पता जानती थी? राजा के मन में ये सवाल आ रहे थे। उत्सुकतावश राजा ने हंसनी से पूछा, क्या तुम जानती हो कि रानी मालिनी इस वक्त कहाँ है? राजा के इस सवाल पर सफेद हंसनी बेबसी भरी निगाहों से राजा को देखने लगी। वो राजा को नहीं बता सकती थी कि वही रानी मालिनी है। हंसनी बनी मालिनी से राजा की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी, मगर हंसनी को साधु महाराज की कही बात याद आई, इसलिए उसने ना में सिर हिला दिया। राजा एक बार फिर निराश हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि आखिर ईश्वर उसकी किस तरह परीक्षा ले रहा है। राजा को जीवन में पहली बार किसी से प्रेम हुआ था, मगर वो भी उससे दूर हो गई। मालती छिपकर ये नजारा देख रही थी। उसे यकीन नहीं हुआ कि मालिनी इस रूप में बोल सकती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो राजा को सफेद हंसनी का भेद पता चलने में अधिक समय नहीं लगेगा। मालती समझ गई कि अब उसे जल्द ही इस हंसनी को राजा से दूर करना होगा। उस दिन के बाद से अब राजा और हंसनी में मालिनी को लेकर रोज बातें होने लगी। शाही बगीचे में सरोवर के निकट बैठकर आज राजा हंसनी को मालिनी के बारे में बता रहा था। हंसनी ने राजा की तरफ देखते हुए प्रश्न किया, राजन, आप रानी मालिनी से कितना प्रेम करते हैं? हंसनी का यह प्रश्न सुनकर राजा अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो डूबते हुए सूर्य की तरफ देखते हुए बोला, इतना प्रेम जिसकी कोई सीमा न हो। राजा के जवाब पर हंसनी ने फिर से प्रश्न किया, क्या आपका प्रेम रानी के लिए तब भी उतना ही होगा जब रानी आपसे प्रेम न करने के लिए विवश हो? हंसनी के इस सवाल पर राजा सोच में पड़ गया। उसने एक नजर हंसनी की तरफ देखा और गंभीर स्वर में बोला, प्रेम कभी भी कैद नहीं हो सकता। प्रेम तो वो पवित्र बंधन है जिसमें दो आत्माएं एक हो जाती हैं। उनके सुख दुख, उनका जीवन एक हो जाता है। हमने तो प्रेम में सिर्फ देना सीखा है। जब से मालिनी को देखा है, हम उसे अपना सब कुछ देना चाहते हैं। उसकी आंखों की निश्चलता सदैव हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। उनके बिना जीवन जैसे अधूरा लगने लगा है। राजा का जवाब सुनकर हंसनी बनी मालिनी एक पल को शांत रह गई। उसे लगा नहीं था कि राजा उससे इतना निस्वार्थ प्रेम करता होगा। मालिनी को तो यही लगा था कि राजा केवल उसके बाहरी रूप से ही मोहित है, पर वो गलत थी। हंसनी को एकदम शांत देखकर राजा बोला, वैसे अब हमें रानी मालिनी के अलावा भी किसी से प्रेम हो गया है। राजा की बातें सुनकर हंसनी की आंखें चौड़ी हो गईं। भला राजा उसके अलावा और किससे प्रेम कर सकता है? हंसनी बनी मालिनी को यह जानकर बुरा लगा कि राजा को उसके अलावा भी किसी से प्रेम है, मगर जल्द ही राजा ने हंसनी की गलतफहमी दूर कर दी। वो मुस्कुराते हुए बोला, हमें अब आपसे भी प्रेम हो गया है। पता नहीं क्यों, पर आपको देखकर हमें हमारी मालिनी की याद आती है। ऐसा लगता है जैसे रानी मालिनी हमारे आसपास ही है। राजा की बातें सुनकर हंसनी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हंसनी बनी मालिनी को यह जानकर बहुत खुशी हो रही थी कि राजा के हृदय में उसके लिए कितना निस्वार्थ प्रेम है। उस रात मालती अपने कक्ष में हंसनी को राजा से दूर करने की योजना बना रही थी। संयोगवश हंसनी बनी मालिनी भी वहां से गुजर रही थी। जब उसने मालती के मुंह से अपना नाम सुना तो उसके कदम वहीं ठहर गए। वो खिड़की के पास कान लगाकर मालती की बातें सुनने लगी। उसकी बातें सुनकर हंसनी हैरान रह गई। उसे लगा नहीं था कि मालती उसकी जान के पीछे पड़ी है। और तो और हंसनी को यह भी पता चला कि मालिनी को मारकर मालती राजा से विवाह करना चाहती है। ये जानकर हंसनी बनी मालिनी को बहुत क्रोध आ गया। वो समझ गई कि अब उसे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। हंसनी जान गई थी कि मालती एक शातिर औरत है। वो अपने काम को अंजाम देने की पूरी कोशिश करेगी। अगर हंसनी बनी मालिनी मर गई तो राजा को उसकी सच्चाई कभी पता नहीं चलेगी। कुछ सोचकर वो वहां से राजा के कक्ष की तरफ जाने लगी। कक्ष का दरवाजा बंद था, इसलिए वो खिड़की से कक्ष के अंदर आ गई। राजा गहरी नींद में सोया हुआ था। हंसनी राजा के समीप गई और उसे नींद से जगाने लगी। अपने पास हुई हलचल से राजा की नींद टूट गई। उसने सामने देखा तो वहां हंसनी खड़ी थी। राजा हैरान हुआ और उसी हैरानी के साथ बोला, तुम रात्रि के इस पहर हमारे कक्ष में क्या कर रही हो? सफेद हंसनी ने कहा, महाराज, आप काफी दिनों से रानी मालिनी की खोज कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसमें आपकी कुछ सहायता कर सकती हूं। सफेद हंसनी की यह बात सुनकर राजा के दिल को जैसे एक सुकून मिला। उसने हंसनी की तरफ देखकर कहा, बताओ
तुम मेरी किस प्रकार सहायता कर सकती हो? सफेद हंसनी ने जवाब में कहा, आने वाली अमावस्या के दिन आप आधी रात को शाही सरोवर के पास आएं, पर अपने साथ एक सफेद कमल का फूल जरूर लाएं। आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इतना कहकर सफेद हंसनी वहां से चली गई। राजा सोच में पड़ गया। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि ये बोलने वाली हंसनी मालिनी के विषय में जरूर कुछ जानती है। उसे तो बस इंतजार था अमावस्या वाले दिन का, मगर उससे पहले एक बड़ी मुसीबत हंसनी बनी मालिनी की प्रतीक्षा कर रही थी। मालती हंसनी को अपने रास्ते से हटाने की पूरी तैयारी में थी। उसने कई बार अकेले में हंसनी की जान लेने की भी कोशिश की, मगर राजा एक ढाल की तरह हंसनी की सुरक्षा कर रहे थे। ऐसे में मालती के लगभग हर प्रयास नाकाम हो चुके थे। वो गुस्से में खिंच उठी। आखिर में उसके शातिर दिमाग में एक युक्ति सूझी। अगले दिन वो भोर होते ही सबकी नजरों से बचते हुए महल से बाहर आई। महल के बाहर अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल गई। थोड़ी ही देर में वो हरिदास और गायत्री के घर के सामने थी। उसने दरवाजा खटखटाया तो हरिदास ने दरवाजा खोला। अपने सामने एक सुंदर राजकन्या को देखकर हरिदास थोड़ा हैरान हुआ। मालती घर के अंदर आई और उन्हें अपना परिचय दिया। मालती ने बताया कि वो राजमहल से आई है और राजा की खास है। वो राजा के आदेश पर यहां मालिनी के बारे में पूछताछ करने आई है। हरिदास और गायत्री थोड़े हैरान हुए। राजा तो कुछ दिन पहले ही यहां आकर गए हैं। उन्होंने मालिनी के बारे में जानकारी भी ली। इसका मतलब तो एक ही है कि सामने खड़ी ये युवती झूठ बोल रही है। हरिदास और गायत्री ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें मालती पर संदेह हो गया था। दोनों ने मालती के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उनका ये रवैया देखकर मालती को क्रोध आ गया। उसने गुस्से में कहा, मेरे प्रश्नों का उत्तर न देकर तुम दोनों ने ठीक नहीं किया। अब इसका भुगतान मालिनी को करना होगा। मालती की बातें सुनकर हरिदास और गायत्री दोनों हैरत में पड़ गए। गायत्री ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मालती ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, यही कि आपकी बेटी मालिनी मेरे कब्जे में है। मालती की बातें सुनकर हरिदास को क्रोध आ गया। वो थोड़े गुस्से में बोला, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अगर राजा को इस बारे में पता चला तो तुम अपने प्राण गंवा बैठोगी। मालती ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, पता चलेगा तब न। अगर आप अपनी बेटी की खैरियत चाहते हैं तो मैं जैसा कहती हूं ठीक वैसा ही कीजिए, वरना आपकी बेटी सदा के लिए ईश्वर को प्यारी हो जाएगी। मालती की धमकी सुनकर हरिदास और गायत्री दोनों घबरा गए। गायत्री अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, नहीं नहीं, तुम मालिनी को कुछ मत करना। तुम जो कहोगी हम करने को तैयार हैं। गायत्री की बातें सुनकर मालती की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। उसने दोनों को कुछ समझाया और धमकी भरे स्वर में बोली, याद रहे, हमारे बीच हुई बातें गलती से भी राजा तक पहुंचनी नहीं चाहिए, वरना परिणाम आप दोनों अच्छी तरह जानते हैं। हरिदास और गायत्री दोनों ने हामी भर दी। अब उनका हृदय मालिनी की सुरक्षा को लेकर घबरा रहा था। मालिनी के गायब होने के पीछे राजमहल के ही किसी व्यक्ति का हाथ है। ये जानकर हरिदास और गायत्री दोनों बहुत दुखी हो गए। दिन बीत रहे थे, मगर अमावस्या आने में अभी भी 10 दिनों का समय शेष था। राज्य में अचानक विचित्र घटनाएं होनी शुरू हो गईं। किसानों की लहलहाती सुनहरी फसल में यकायक आग लग गई। उसके दूसरे दिन राज्य के पशु मवेशी एक एक करके मरने लगे। राज्य के जल स्रोतों का पानी विचित्र ढंग से कम होने लगा। सबसे विचित्र बात यह थी कि जहां जहां ये सारी घटनाएं हो रही थीं, वहां हंसनी के सफेद पंख जरूर मौजूद होते। बात राजा तक पहुंच चुकी थी। राज्य की इस नई विचित्र समस्या पर राजा भी सोच में पड़ गया था। मालती ने अपने प्रधानमंत्री पिता और राजा को सलाह दी, पिताजी महाराज, मैं राज्य के एक सिद्ध तांत्रिक को जानती हूं। वो हमें इस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। राजा और प्रधानमंत्री ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों समझ रहे थे कि राज्य में होने वाली यह घटनाएं सामान्य नहीं हैं। इनके पीछे जरूर कोई कारण है। राजा ने मालती की इस सलाह पर हामी भर दी। अगले ही दिन उस तांत्रिक को राजमहल बुलाया गया। तांत्रिक के कहने पर एक अनुष्ठान की तैयारी हुई। तांत्रिक ने उस अनुष्ठान में बैठकर अपनी शक्तियों को जागृत किया। आंखें बंद कर अपनी दिव्य दृष्टि से उसने समस्या की जड़ पकड़ ली। तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और हंसनी के उन सफेद पंखों को मंगवाया। एक दासी सोने की थाल में वो पंख ले आई। तांत्रिक ने उन पंखों पर अभिमंत्रित जल छिड़का। आगे जो हुआ उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सफेद पंखों का रंग बदलकर काला हो गया। तांत्रिक ने राजा की तरफ देखकर कहा, घोर विपत्ति राजन, आपके राज्य में किसी ताकतवर काली शक्ति का साया आ धमका है। तांत्रिक की बातें सुनकर राजा का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। प्रधानमंत्री ने हैरत में कहा, तांत्रिक महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? तांत्रिक ने जवाब में कहा, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं।
अगर जल्द ही इस काली शक्ति को दूर नहीं किया गया तो ये बड़ी तबाही लाएगा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तांत्रिक महाराज, हम आग्रह करते हैं कि आप अपनी विद्या से हमारे राज्य की इस समस्या को दूर करें। तांत्रिक ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद की। आंखें खोलने के बाद उसने राजा की तरफ देखा और बोला, राजन, क्या आपके पास एक सफेद हंसनी है? राजा ने हामी भरी और बताया कि सफेद हंसनी उसे किस प्रकार मिली थी। तांत्रिक ने उस हंसनी को वहां लाने को कहा। जल्द ही हंसनी बनी मालिनी को वहां लाया गया। तांत्रिक को देखकर हंसनी बनी मालिनी भयभीत थी। उसे वहां से किसी षड्यंत्र की बू आ रही थी। तांत्रिक ने तेज निगाहों से हंसनी को घूरा और फिर उस पर अभिमंत्रित जल का छिड़काव किया। थोड़ी ही देर में उस तांत्रिक के चेहरे के भाव बदल गए। उसे शांत देखकर राजा ने हैरत में पूछा, क्या हुआ? आप शांत क्यों पड़ गए? तांत्रिक ने कहा, क्षमा कीजिए राजन, पर पहले आपको हमें प्राणदान देना होगा, तब जाकर हम आपको बता पाएंगे। तांत्रिक की बातें सुनकर राजा सोचने पर मजबूर हो गया। उसने हामी भरी तो तांत्रिक ने बताना शुरू किया, राजन, आपके राज्य में होने वाली ये विचित्र घटनाएं इस सफेद हंसनी की वजह से हो रही हैं। तांत्रिक की बातें सुनकर राजा सहित वहां मौजूद सभी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। खासकर राजा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सफेद हंसनी राज्य में होने वाली बर्बादी की वजह हो सकती है। मगर घटनास्थल पर मिलने वाले हंसनी के सफेद पंख इस बात के पुख्ता सबूत थे। पर तांत्रिक ने आगे जो कहा उसे सुनकर तो जैसे राजा के होश ही उड़ गए। तांत्रिक ने कहा, क्षमा करें महाराज, पर यह सफेद हंसनी किसी के द्वारा आप तक पहुंची है। मालती ने आश्चर्य में भरकर कहा, कौन है वो? तांत्रिक ने जवाब में कहा, वह और कोई नहीं बल्कि रानी मालिनी है। रानी मालिनी के आदेश पर ही यह सफेद हंसनी इस राज्य में आई है। गुस्ताखी माफ हो राजन, पर रानी मालिनी कोई साधारण स्त्री नहीं है। वहां मौजूद सभी के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। कोई सोच भी कैसे सकता था कि इन सब के पीछे रानी मालिनी का हाथ होगा। राजा अपने ही सवालों में उलझ चुका था। उसका दिल कह रहा था कि मालिनी निश्चल है, पर वो ये भी जानता था कि मालिनी कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसने अपनी आंखों के सामने उसे हंसनी बनते हुए देखा था। राजा इन सारी बातों को कैसे झुठला सकता था? राजा इस वक्त बहुत परेशान लग रहा था। मौके का फायदा उठाते हुए मालती ने कहा, हमें रानी मालिनी के माता पिता से इस विषय में पूछताछ करनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है वो रानी की सच्चाई जानते होंगे। हारीदास और गायत्री को वहां पर बुलाया गया। दोनों के चेहरों पर भय था। मालती ने गुस्से भरी आवाज में कहा, बताइए, क्या तांत्रिक महाराज ने रानी मालिनी के बारे में जो कुछ कहा क्या वो सच है? हारीदास और गायत्री काफी लाचार नजर आ रहे थे। हारीदास अपनी आंखों में आंसू लिए बोला, क्षमा कीजिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। दरअसल महल से गायब होने से पहले मालिनी हमसे मिली थी और राज्य में होने वाली इन घटनाओं के पीछे मालिनी का ही हाथ है। मालती ने वहां मौजूद सबकी तरफ एक नजर देखा और बोली, सुन लिया ना आप सबने? फिर उसने राजा की तरफ देखते हुए कहा, महाराज, रानी मालिनी के साथ साथ उसके माता पिता भी आपके दोषी हैं। इन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। वहां खड़े सैनिक और राजा के सलाहकार भी मालती का समर्थन करने लगे। हंसनी पास में ही अपनी आंखों में बेबसी लिए खड़ी थी। वो जानती थी कि जरूर मालती ने उसके मां पिताजी को मजबूर किया होगा, वरना वे भला उसके बारे में झूठ क्यों बोलेंगे। राज्य के लोगों में रानी मालिनी और उसके माता पिता के लिए विरोध बढ़ने लगा था। राजा हारीदास और गायत्री को सजा सुनाने के लिए विवश था। उसे इस वक्त सच और झूठ में भेद करना मुश्किल मालूम पड़ रहा था, मगर उसे यकीन था कि यहां कुछ तो गलत हो रहा है। राज नियमों के आगे विवश होकर राजा मालिनी के माता पिता को सजा सुनाने जा ही रहा था कि तभी उसे मालिनी की पहले शर्त की याद आई। कुछ सोचकर उसने ऐलान किया, हम इस मामले की तह तक जाना चाहते हैं। तब तक रानी मालिनी के माता पिता एक कैदी की तरह रहेंगे। उसके बाद राजा वहां से चला गया। हारीदास और गायत्री को कैद कर लिया गया। साथ ही सफेद हंसनी को भी एक सोने के पिंजरे में डाल दिया गया। मालती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ये सब उसका ही तो षड्यंत्र था। उसने तांत्रिक को पहले ही 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी थी। उस तांत्रिक ने तो बस वही किया जो मालती ने उससे करवाया था। मालती का मकसद था कि अपने माता पिता को तकलीफ में देखकर मालिनी अपने असली रूप में आएगी और पकड़ी जाएगी। रात्रि के समय राजा हारीदास और गायत्री से मिलने कैदखाने में आया। दोनों के सिर झुके हुए थे, मगर उनके चेहरे की बेबसी राजा पढ़ चुका था। हारीदास ने बेबसी भरे स्वर में कहा, क्षमा कीजिए महाराज, हमसे बड़ी भूल हो गई, मगर एक बात समझ नहीं आई, हमारी इस भूल पर आपने हमें कोई सजा नहीं सुनाई। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हां, क्योंकि हम जानते हैं कि आप दोषी नहीं हैं। राजा की बातें सुनकर हारीदास और गायत्री उनकी तरफ देखने लगे।
राजा ने आगे कहा, मगर सारे सबूत रानी मालिनी और आपके खिलाफ थे। सिर्फ इसीलिए हमें आपको यहां कैद करना पड़ा, क्योंकि हमें नहीं पता कि असल दोषी कौन है। और वैसे भी हमने आपकी बेटी को वचन दिया था, उनके दोषों की सजा हम उनके माता पिता को नहीं दे सकते। राजा की बातें सुनकर हरिदास और गायत्री की आंखों में आंसू आ गए। गायत्री ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, हम विवश हैं, हम आपको सत्य नहीं बता सकते, पर इतना जान लीजिए कि मालिनी के प्राण संकट में हैं। हमारी बेटी के प्राण बचा लीजिए। राजा ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, हम मालिनी को कुछ नहीं होने देंगे। जब तक रानी हमें नहीं मिल जाती तब तक आप दोनों यहीं रहेंगे, हम जल्द ही उन्हें ढूंढ लेंगे। राजा वहां से निकल गया। वो हंसनी के पास गया जहां उसे एक सोने के पिंजरे में कैद किया गया था। राजा ने पिंजरा खोलकर हंसनी को आजाद कर दिया। हंसनी राजा का मुंह ताकने लगी और बोली, राजन, आपने मुझे आजाद क्यों किया? मैं आपके लिए खतरा हो सकती हूं। राजा ने एक नजर हंसनी की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, आप हमारे लिए कभी खतरा नहीं हो सकती। अपने खास सैनिकों से कहकर राजा ने हंसनी को सुरक्षित जगह पर रखवा दिया। जल्द ही अमावस्या का दिन आ गया। राजा पूरी तैयारी में था। आज उसे मालिनी का पता चलने वाला था। आधी रात को वो अपने हाथों में एक सफेद कमल लिए शाही सरोवर के पास आ गया। जल्द ही हंसनी भी शाही सरोवर के पास आई। मालती ने दूर से ही हंसनी को देख लिया था। उसने समय न गवाते हुए जल्दी से एक खंजर हंसनी की तरफ फेंका। हंसनी का सिर कटकर अलग हो जाता अगर राजा बीच में ना आता तो। समय रहते राजा ने उस खंजर को देख लिया और जल्दी से हंसनी को अपनी तरफ खींच लिया, मगर इस कोशिश में राजा की बाह पर गंभीर चोट लग गई। मालती भयभीत हो गई और वहां से भाग गई। घायल राजा सरोवर के निकट बैठ गया। हंसनी अपनी आंखों में आंसू लिए राजा की तरफ देखते हुए बोली, राजन, ये आपने क्या किया? हंसनी के आंसू की एक बूंद जैसे ही उस सरोवर के पानी में गिरी, वहां कुछ जादू सा हुआ। हंसनी की तरफ देखते हुए यकायक राजा की निगाहें सरोवर के जल पर जा टिकी। उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सरोवर के जल में हंसनी का प्रतिबिंब बन रहा था, मगर वह प्रतिबिंब हंसनी की नहीं बल्कि मालिनी की था। मालिनी का प्रतिबिंब राजा की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। राजा को समझते देर नहीं लगी कि वो सफेद हंसनी ही मालिनी है। वो हंसनी को अपने साथ अपने कक्ष में ले आया। हंसनी बनी मालिनी राजा की चोट के लिए चिंतित थी। वहां पर एक वैद्य आए और राजा की चोट पर औषधि लगाने लगे। इस दौरान राजा की निगाहें हंसनी पर टिकी थीं। वैद्य के जाने के बाद राजा ने हंसनी की तरफ देखा और अपने मन में बोला, रानी मालिनी हमेशा हमारे पास थी, इस बात पर हमने कभी गौर नहीं किया। उसने हंसनी की तरफ देखा और बोला, हमें हमारे सवालों का जवाब मिल गया है। क्या आप बता सकती हैं कि हम अपनी रानी से कहां मिल पाएंगे? हंसनी ने हामी भरी। अगली सुबह भोर होते ही राजा अपनी रथ में बैठकर राजमहल के बाहर था। हंसनी उसके साथ ही थी। हंसनी के कहने पर राजा ने अपना धनुष उठाया और सामने की तरफ तीर छोड़ा। यह तीर जहां गिरेगा वहीं उसकी मंजिल होगी। राजा ने अपने रथ की गति तेज कर दी, मगर मालती ने दूर से ही दोनों को महल के बाहर जाते देख लिया था। उसे पता चल गया था कि राजा सफेद हंसनी का भेद जान गया है। उनके बाहर जाते ही मालती ने भी अपने घोड़े पर सरपट दौड़ लगा दी। थोड़ी ही देर में वो उस तांत्रिक की कुटिया के सामने थी। मालती ने उस तांत्रिक की तरफ देखते हुए कहा, बताइए, आपको मालिनी के बारे में क्या पता चला? तांत्रिक ने जवाब में कहा, यही कि मालिनी कोई साधारण स्त्री नहीं है। मैंने अपनी सारी तांत्रिक विद्या का प्रयोग करके उसकी गुप्त पहचान जानने की कोशिश की, पर ऐसा लगता है जैसे कोई ताकतवर शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, मालिनी का जीवन जंगल के बीचों बीच स्थित उस गोलाकार सरोवर के सफेद कमल पर टिका हुआ है। तांत्रिक की बातें सुनकर मालती के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। तांत्रिक ने उसे चेताया, मगर उस सफेद कमल को हासिल कर पाना इतना आसान नहीं है। मालती अति आत्मविश्वास से भरकर बोली, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। उस तांत्रिक ने मालती के हाथों में कुछ रखा और कहा, इसे अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारा काम आसान कर देगा। मालती ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली तांत्रिक के सामने रखते हुए कहा, ये लीजिए आपका इनाम। तांत्रिक ने वो पोटली रख ली। मालती वहां से तुरंत निकल गई। दूसरी तरफ राजा अपने रथ में अपने द्वारा छोड़े तीर का पीछा कर रहा था। जल्द ही वे साधु महाराज की कुटिया के सामने थे, क्योंकि तीर उनकी कुटिया के सामने गिरा था। राजा उस सफेद हंसनी को लेकर साधु महाराज की कुटिया में प्रवेश करता है। राजा ने साधु महाराज को प्रणाम किया और उन्हें पूरी बात कह सुनाई। साधु महाराज के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे हृदय में मालिनी के लिए सच्चा प्रेम है,
इसीलिए तुम उसे पहचान पाए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, साधु महाराज, कृपया आप मुझे मालिनी को उसके असली रूप में लाने का उपाय बताइए। मगर इससे पहले कि साधु महाराज कुछ कहते, सफेद हंसनी की सांसें अचानक तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी सांसों पर नियंत्रण कर रहा हो। सफेद हंसनी अचानक जमीन में छटपटाने लगी। ये देखकर राजा भयभीत हो उठा। उसने साधु महाराज की तरफ देखकर चिंता में कहा, साधु महाराज, ये मालिनी के साथ क्या हो रहा है? साधु महाराज के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उन्होंने राजा की तरफ देखकर कहा, असंभव। फिर उन्होंने आगे कहा, राजन, जंगल के बीच स्थित गोलाकार सरोवर का सफेद कमल एक दिव्य पुष्प है। मालिनी के प्राण उस सफेद कमल में बसते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने काली शक्तियों का इस्तेमाल करके वो सफेद कमल हासिल कर लिया है। हंसनी की पीड़ा वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि मालती ने बड़ी बेरहमी से उस दिव्य सफेद कमल को कुचल दिया था। अब वो निश्चिंत थी। उसे यही लग रहा था कि उसने मालिनी को मार दिया है। राजा चिंतित स्वर में बोला, मालिनी के प्राण बचाने का कोई तो उपाय होगा। साधु महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, उपाय है, पर अति दुर्गम। राजा ने आत्मविश्वास से भरकर कहा, आप उपाय बताइए, मैं मालिनी के लिए हर असंभव को संभव कर दिखाऊंगा। साधु महाराज ने उपाय बताते हुए कहा, उत्तर की ओर कुछ मीलों का सफर तय करने पर आपको नील पहाड़ी नाम का एक पर्वत मिलेगा। पर्वत के ऊपर एक विशाल जादुई झील है। झील के बीचों बीच एक सुनहरा कमल खिला होगा। वो सुनहरा कमल मालिनी के प्राण बचा सकता है और झील का पानी उसे उसके असली रूप में वापस ला सकता है। मगर सावधान राजन, झील में उतरते ही झील का पानी सबको पत्थर का बना देता है। सुनहरे कमल की तलाश में गया कोई भी व्यक्ति आज तक वापस नहीं लौट पाया। राजा के पास समय कम था, इसीलिए उसने साधु महाराज से आज्ञा ली। अपने रथ पर सवार होकर वह उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। राजा कुछ ही दूर आगे गया होगा कि तभी उसे किसी के कराहने की आवाज आई। रथ रोककर सामने की तरफ देखा तो रास्ते में एक हिरण का बच्चा घायल पड़ा था। राजा के पास वक्त बहुत कम था, लेकिन हिरण के घायल बच्चे को देखकर राजा को उस पर दया आ गई। वो रथ से उतरकर नीचे आया। पास की नदी से पानी लाकर उसने हिरण के बच्चे को पानी पिलाया। फिर जंगल की जड़ी बूटियों से उसने हिरण के बच्चे के घावों पर मलहम लगाया। थोड़ी ही देर में उस हिरण के बच्चे की मां उसे ढूंढते हुए वहां आ गई। हिरणी ने राजा की तरफ देखकर कहा, राजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बच्चे के प्राणों की रक्षा की। राजा ने विनम्रता से कहा, आपका बच्चा घायल था और किसी घायल की सहायता करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। हिरणी राजा के व्यवहार से बहुत खुश थी। बातों ही बातों में राजा ने अपनी यात्रा की कहानी हिरणी को कह सुनाई। कुछ सोचकर हिरणी ने राजा को लेप से भरी एक कटोरी दी। उसने कहा, राजन, ये एक खास तरह का लेप है, आप इसे अपने शरीर पर लगा लें। यह आपको झील के पानी के प्रभाव से बचाएगा। राजा ने हिरणी का आभार व्यक्त किया और वो लेप लगा लिया। फिर वो अपने रथ में सवार हो आगे बढ़ गया। जल्द ही राजा को नील पहाड़ी नजर आ गई। साधु महाराज के कथन के अनुसार वो नील पहाड़ी तक तो पहुंच गया था। अब उसे इस दुर्गम पहाड़ी पर चढ़ाई करनी थी। पहाड़ी के पथरीले रास्ते बेहद संकरे थे। राजा काफी सावधानी से अपने रथ में सवार हो आगे बढ़ रहा था। आसमान में चमकता सूर्य अपनी तपिश बिखेर रहा था। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते पहुंचते राजा पसीने से लथपथ हो चुका था। पहाड़ की चोटी का नजारा जादुई मालूम होता था। शाम का वक्त हो चला था। आसमान में टिमटिमाते तारे झांकने लगे थे, जिनका सुंदर प्रतिबिंब झील के पानी में बन रहा था। राजा ने झील पर अपनी नजर गड़ाई तो पानी के बीचों बीच उसे सुनहरा कमल खिला नजर आया। झील के किनारे पत्थरों की ढेर सारी मूर्तियां थीं, जो उन लोगों की थीं जो उस सुनहरे कमल की तलाश में आए थे। झील के तट पर एक नौका भी लगी थी। राजा जल्दी में था, इसलिए उसने अधिक न सोचा और नौका में बैठ गया। मगर जैसे ही वो नौका में बैठा, वो नौका एक विशाल सर्प में बदल गया। राजा झट से दूर हट गया। अपनी तलवार निकालकर वह उस सर्प से युद्ध करने लगा। राजा की वीरता देख जल्द ही वो सर्प वहां से गायब हो गया। राजा समझ गया कि ये उसकी परीक्षा थी। राजा अब और सतर्क हो चुका था। उसने जल्दी से पानी में प्रवेश किया। झील के बीचों बीच पहुंचकर जैसे ही उसने सुनहरे कमल को तोड़ना चाहा, पीछे से एक घड़ियाल ने राजा पर हमला कर दिया। राजा को पीठ पर चोट लग गई, मगर वो तुरंत सावधान हो गया। उसने वीरता से उस घड़ियाल का सामना किया और उसे मात दे दी। अंत में राजा सुनहरे कमल को हासिल करने में कामयाब हुआ। उसने झील का पानी लेकर उन पत्थरों की मूर्तियों पर भी छिड़क दिया। जल्द ही वे सभी फिर से मनुष्य बन गए। राजा को दुआएं देते हुए वे वहां से चले गए। राजा ने सुनहरा कमल और एक मटके में झील का पानी अपने साथ रख लिया। वो रथ में सवार हो वहां से निकल गया।
जब राजा साधु महाराज की कुटिया में पहुंचा तो हंसनी अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। राजा ने वो सुनहरा कमल साधु महाराज को दे दिया। साधु महाराज ने उस सुनहरे कमल से एक जीवन रक्षक औषधि बनाई और उसे सफेद हंसनी को पिला दिया। थोड़ी ही देर में हंसनी की सांसें स्थिर होने लगी और वह पूरी तरह से ठीक हो गई। साधु महाराज ने हंसनी पर झील का पानी छिड़का। धीरे धीरे वो अपने असली रूप में आ गई। मालिनी को देखकर जैसे राजा को एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसने मालिनी को अपने सीने से लगा लिया। मालिनी के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करते हुए राजा बोला, आप नहीं जानती इन बीते दिनों हमने आपको कितना याद किया। राजा के शब्दों में, उसके शब्दों में, उसके स्पर्श में मालिनी उसके सच्चे प्रेम को महसूस कर सकती थी। साधु महाराज ने दोनों को आशीर्वाद दिया। उनसे आज्ञा लेकर राजा और मालिनी राजमहल के लिए निकल गए। राजा जानता था कि इस वक्त राज्य के लोगों में रानी मालिनी को लेकर आक्रोश और विरोध भरा हुआ है, इसलिए उन्होंने गुप्त मार्ग से रानी का प्रवेश अपने महल में कराया। रानी मालिनी इस वक्त राजा के कक्ष में थी। राजा ने मालिनी की तरफ देखकर कहा, रानी, हम सच जानना चाहते हैं। मालिनी ने राजा को पूरी बात बताई। स्वामी, मैं स्वर्गलोक की शापित अप्सरा चित्रलेखा की बेटी हूं और मेरा जन्म जंगल के गोलाकार सरोवर में मौजूद सफेद कमल से हुआ है। राजा मालिनी की सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। मालिनी ने साधु महाराज की कही बातें ज्यों की त्यों राजा को सुना दी। राजा को अब समझ आ चुका था कि मालिनी ने उनके विवाह को लेकर विचित्र शर्तें क्यों रखी थीं। राजा ने मालिनी से कहा, तो इसीलिए आप हमसे दूर रहा करती थी। मालिनी ने सिर झुकाकर कहा, जी, हम आपसे प्रेम नहीं कर सकती थीं और न आपके निकट आ सकती थीं। अगर ऐसा हुआ तो हम अपने लोक वापस नहीं जा सकती थीं। आने वाली अमावस्या को हम सदा के लिए श्राप मुक्त होकर अपनी मां के साथ अपने लोक वापस जाने वाली थीं, पर उससे पहले ही हमने आपका भेद जान लिया। राजा ने मालिनी के शब्दों को पूरा किया, तो अब आप सदा के लिए धरती लोक में कैद हो गईं। मालिनी ने धीरे से हामी भरी। उसे दुख तो हो रहा था कि अब वो अपनी सगी मां से कभी नहीं मिल पाएगी, मगर उसके हृदय में राजा के लिए प्रेम जन्म ले चुका था। राजा ने अपने दोनों हाथों से मालिनी का चेहरा थामा और कहा, आप हमारी वजह से अपनी मां से नहीं मिल पाएंगी, अपने लोक वापस न जा सकेंगी। इस तरह तो हम आपके दोषी हुए। क्या आप अपने दोषी को दंडित नहीं करना चाहेंगी? राजा की आंखों में मालिनी के लिए अपार प्रेम नजर आ रहा था। कुछ सोचकर मालिनी ने राजा से कहा, बिल्कुल, हम अपने दोषी को अवश्य दंडित करना चाहेंगे और आपका दंड यह है कि आप जीवन भर हमसे इसी तरह प्रेम करते रहें। मालिनी की बातें सुनकर राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने एक बार फिर मालिनी को अपने हृदय से लगा लिया। मालिनी के हाथ राजा की पीठ पर लगे जहां उसे चोट लगी थी। अपने हाथों में खून देखकर मालिनी ने राजा से चिंतित होकर कहा, ये चोट आपको कैसे लगी? रानी को चिंतित देखकर राजा उन्हें समझाते हुए बोले, अब आप हमारे जीवन में वापस आ गई हैं, अब सब ठीक होगा। मगर रानी ने राजा की इस चोट को गंभीरता से लिया। अपने हाथों से उन्होंने औषधि लगाई और राजा की चोट का उपचार किया। फिर कुछ सोचकर मालिनी ने राजा से कहा, स्वामी, हमें आपको कुछ बताना है। मालिनी ने मालती के विषय में राजा को सब कुछ बता दिया। पूरी बात सुनने के बाद राजा समझ गया कि जरूर मालती ने ही मालिनी के माता पिता को दोषी बनने पर मजबूर किया होगा। राजा के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। मालिनी ने किसी तरह राजा को शांत किया। अगली सुबह मालती और उस तांत्रिक को राज दरबार में बुलवाया गया। साथ ही मालिनी के माता पिता भी बुलवाए गए थे। राजा के इशारे पर मालिनी राज दरबार में आई। उसे सही सलामत देखकर हरिदास और गायत्री की आंखों में आंसू आ गए, मगर मालती और तांत्रिक के चेहरों का रंग उड़ गया। मालती समझ गई कि अब उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। मालिनी को देखकर राज दरबार में खुसुर फुसुर होने लगी। इससे पहले कि मालती कुछ कह पाती, राजा कड़क आवाज में तांत्रिक से बोला, किसके कहने पर तुमने रानी मालिनी को दोषी ठहराया? तांत्रिक चुप था। उसके चेहरे पर भय के कारण पसीने आ गए थे। राजा के बगल में खड़े प्रधानमंत्री को अंदाजा हो गया कि कुछ तो गलत है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, तांत्रिक का सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। तांत्रिक राजा के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपको सारी बात बताता हूं। मैं ये सब मालती जी के कहने पर कर रहा था। रानी मालिनी को दोषी ठहराने के लिए उन्होंने मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी थीं। राज्य में होने वाली घटनाओं के पीछे भी इनका हाथ था। तांत्रिक की बातें सुनकर सबके होश उड़ गए। यकायक सभी मालती को पैनी निगाहों से घूरने लगे। प्रधानमंत्री को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी इस कदर गिर सकती है। उन्हें मालती पर बहुत क्रोध आ रहा था। राजा के आदेश पर तांत्रिक को काल कोठरी में डलवा दिया गया।
राजा ने मालती पर पैनी निगाह डाली और बोले, आपका अपराध बहुत संगीन है। आपने रानी मालिनी के साथ साथ उनके माता पिता को भी नुकसान पहुंचाया, उन्हें डराया, धमकाया, कई बार रानी के प्राण लेने की कोशिश की। इसीलिए हम आपको मृत्युदंड देते हैं। राजा की सजा सुनकर मालती के होश उड़ चुके थे। प्रधानमंत्री राजा के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, क्षमा कीजिए महाराज, मैं स्वार्थी हो रहा हूं। कृपया आप मालती के प्राण बख्श दीजिए। हो सके तो आप उसे काल कोठरी में डलवा दीजिए। राजा ने प्रधानमंत्री के शब्दों का मान रखा और मालती को काल कोठरी में डलवा दिया। दरबार समाप्त होने के बाद मालिनी अपने माता पिता से मिली। गायत्री मालिनी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटी तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं मां। मालिनी ने गायत्री को आश्वस्त किया। मालिनी से मिलने के बाद हरिदास और गायत्री ने राजा से कहा, महाराज अब आप हमें जाने की आज्ञा दें। राजा ने एक नजर मालिनी की तरफ देखा, फिर हरिदास और गायत्री से बोले, हमें खुशी होगी अगर आप भी हमारे साथ महल में ही रहें। राजा की बातें सुनकर गायत्री और हरिदास ने एक दूसरे की तरफ देखा। हरिदास ने विनम्रता से कहा, महाराज हम आपका आदर करते हैं, पर हम बेटी के ससुराल में कैसे रह सकते हैं? राजा ने एक मुस्कान के साथ कहा, हमारे महल में रसोइया और माली की जगह खाली है। उन्होंने गायत्री की तरफ देखकर कहा, मालिनी ने हमें बताया कि आप बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं मां। फिर हरिदास की तरफ देखकर बोले, और पिताजी आपको पेड़ पौधों की देखभाल करना बहुत पसंद है। मालिनी ने आशा भरी नजरों से अपने माता पिता की तरफ देखकर कहा, मां पिताजी अगर आप दोनों हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। राजा और मालिनी के इतने आग्रह करने पर दोनों ने उनके प्रस्ताव पर हामी भर दी। हरिदास और गायत्री अब राजमहल में ही रहने लगे। गायत्री शाही रसोई का काम संभालने लगी और हरिदास महल के शाही बगीचे की देखभाल करने लगा। राजा और मालिनी के जीवन में भी बहार लौट आई थी। मालिनी ने सहृदय से राजा के प्रेम को स्वीकार कर लिया। जल्द ही पूरे राज्य को खुशियां मनाने की एक बड़ी वजह मिली। रानी मालिनी गर्भ से थी। जब राजा तक ये बात पहुंची तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा ने राज्य के सभी दीन दुखियों में कपड़े बंटवाए और उनके भोजन की व्यवस्था की। अब वो रानी का और अधिक ध्यान रखने लगे, रानी के लिए अधिक समय निकालने लगे। राजा ने रानी के लिए खास पंडित बुलवाए जो उन्हें वेद पुराण पढ़कर सुनाते। राजा चाहते थे कि उनकी आने वाली संतान गुणवान और श्रेष्ठ संस्कारों वाली हो। रानी के गर्भवती होने की बात मालती के कानों तक भी जा पहुंची। उसके जलन की कोई सीमा नहीं रही। मालती अपने हालातों का कारण मालिनी को मानती थी। ईर्ष्या और जलन की आग में मालती अंधी हो चुकी थी। अब वो मालिनी के जीवन की सारी खुशियां छीन लेना चाहती थी। एक रात राजा और मालिनी अपने कक्ष में सो रहे थे। मालिनी की आंखों से नींद गायब थी। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मालिनी की हलचल से राजा की नींद टूट गई। उन्होंने मालिनी की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ रानी, आप सोई नहीं? मालिनी ने थोड़ा परेशान होकर कहा, महाराज आप सो जाइए, हमें नींद नहीं आ रही। राजा ने मालिनी का हाथ थामा और कहा, क्या आप किसी बात को लेकर परेशान हैं? मालिनी ने बात टालनी चाहिए, पर राजा के बार बार आग्रह करने पर उसने कहा, हमें डर लग रहा है महाराज। डर? किस बात का डर? राजा ने प्रश्न किया। मालिनी ने चिंतित होकर कहा, यही कि हमारी आने वाली संतान कहीं हमसे दूर न हो जाए। महल के बाहर अमावस्या की काली रात का सन्नाटा राजा और रानी मालिनी के जीवन में आने वाले बदलाव की दस्तक दे रहा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट्स में जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। अगले भाग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।